मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय जम्मू। कल अपन ने पढ़ा था किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना, और इसकी लगभग 3 विधियां हैं। व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि कल अपन ने पढ़ी और सीधी एक एग्जाम्पल पे अपन ने अप्लाई करके इसे समझने की कोशिश की। आज अपन पढ़ेंगे द्वितीय विधि। एग्जाम्पल वही रखेंगे, क्वेश्चन वही रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करो, जहाँ अंतराल 1 है, मतलब अंतर का अंतराल 1 है। प्रश्न वही है। विधि द्वितीय विधि आज पढ़ेंगे। द्वितीय विधि को अपन विलग्न गुणांक विधि या संश्लिष्ट भाग विधि भी कहते हैं। इसकी क्रिया विधि अपन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो अपन क्या है भाई, जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इसको अपन क्रम गुणित फलन के रूप में लिखते हैं। अपने इसमें अपन अज्ञात अचर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D शामिल करते हुए इसे क्रम गुणित फलन के रूप में लिख देते हैं और इसको f(x) मान लेते हैं। तो माना f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, और इसे क्रम गुणित फलन के रूप में अज्ञात अचरों के साथ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू a, मतलब कैपिटल A x क्रम गुणित फलन 3 प्लस b x क्रम गुणित फलन 2 प्लस c x क्रम गुणित फलन 1 प्लस d। तो 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 ये एक बहुपद है जिसको f(x) मान लिया और उसे क्रम गुणित फलन के रूप में लिखा। तो वो अपन ने लिख दिया अज्ञात अचरों के साथ कैपिटल A x क्रम गुणित फलन 3 प्लस कैपिटल B x क्रम गुणित फलन 2 प्लस कैपिटल C x क्रम गुणित फलन 1 प्लस d। ये जो विधियां पढ़ रहे हैं वो अपन अज्ञात चर A, B, C, D का मान निकालने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो प्रथम विधि से अपन कैपिटल A, B, C, D का मान निकाला और यहाँ रख दिया। तो ये जो दिया हुआ बहुपद क्रम गुणित फलन के संकेतन के रूप में व्यक्त हो गया। आज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का मान निकालने के लिए द्वितीय विधि अपन काम में लेंगे। इस विधि की क्रिया विधि है x की विभिन्न घातों के गुणांकों को x की उच्चतम घात के गुणांक से प्रारंभ करते हुए क्रम में लिखते हैं। x की विभिन्न घातों के गुणांकों को x की उच्चतम घात से शुरू करते हुए क्रम में लिखते हैं। पहला स्टेप मतलब x की उच्चतम घात, मतलब 2, x की उच्चतम घात क्या है? 3, तो उसका गुणांक पहले लिखेंगे। x की घात 2 का गुणांक उसके बाद लिखेंगे, x की घात 1 का गुणांक उसके बाद लिखेंगे और अचर को उसके बाद लिखेंगे। ये पहला स्टेप ये कह रहा है। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? गुणांकों के बाएं पक्ष के स्तंभ में 1 तथा x की उच्चतम घात के गुणांक के नीचे 0 लिखते हैं। यहाँ हम 2 के नीचे 0 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ शुरुआत की एक टेबल बना के भी लिखी है। बाएं पक्ष के स्तंभ में 1, तो अपन ने 1 लिख दिया जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिर बीच में एक खड़ी लाइन खींच के अपन ने लिख दिया उच्चतम घात का गुणांक 2, फिर -3, 3 और -10, उसी क्रम में लिख दिया। और उच्चतम घात का गुणांक है 2, उसके नीचे लिख दिया 0। ये इसका द्वितीय स्टेप है, सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे?
प्रथम स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा कर, मतलब 2 को 1 से और 0 को 1 से गुणा कर दोनों को जोड़ देते हैं, और जो योग आता है उसे अगले स्तंभ के अवयव के नीचे लिख देते हैं। घात अगली अक्ष की अगली घात के गुणांक के नीचे लिख देते हैं, -3 के नीचे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात -3 के नीचे 2 लिख देते हैं। तो मैंने वापस उसका जो टेबल बना रहे हैं उसका अगला स्टेप भी मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है। तो अपन ने खड़ी लाइन के बाईं तरफ तो 1, खड़ी लाइन के दाईं तरफ 2, -3, 3 और -10, 2 के नीचे 0 और -3 के नीचे क्या लिख देंगे 2। फिर अगला स्टेप इसी स्टेप में है कि भाई 3 के नीचे क्या आएगा, फिर 1 को अपन -3, 1 को अपन किससे गुणा करेंगे, -3 और 2 से। जो द्वितीय स्तंभ आ गया -3 और 2, उसको 1 से गुणा करेंगे और 3 के नीचे लिख देंगे। कितना आया -1, तो 3 के नीचे आ गया -1। और अंत में जो अचर है वो d के बराबर होता है। अंत में जो अचर है वो किसके बराबर होता है भाई, d के बराबर होता है। तो इसी क्रियाविधि में अपन ने क्या लिखा है, अब द्वितीय स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा कर और फिर उसका योग कर। इस योग को तृतीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक 3 के नीचे लिख देते हैं, और वो क्या है, उसका मान क्या है -1, तो 3 के नीचे आएगा -1, और अंतिम गुणांक -10 अचर d का मान होगा। तो मैंने टेबल का अगला रूप मैंने लिख दिया। खड़ी लाइन के इधर बाईं तरफ 1, उधर 2, -3, 3, -10, 2 के नीचे 0, -3 के नीचे 2 और 3 के नीचे -1, और -10 क्या होगा, d का मान होगा। और मैंने खड़ी लाइन करके बॉक्स में इसे बंद कर दिया। आपको भी यही करना है। ठीक है, तो ये d का मान अपने को प्राप्त हो गया। अब प्रत्येक स्तंभ का योग कर देते हैं, 2 और 3, -3 और 2 और 3 और -1, तो अपन ने योग करके लिख दिया। अब गुणांकों के बाएं पक्ष के स्तंभ में 2 तथा प्रथम स्तंभ के योग 2 के नीचे 0 लिख दे हैं। मतलब ये 1 वाली साइड है ना, बाएं पक्ष का जो स्तंभ है, इस साइड में तो लिख देंगे 2, और जो प्रथम स्तंभ का योग आया 2, उसके नीचे लिख देंगे 0, जो मैंने लिख रखा है। अब प्रथम स्तंभ के अवयवों को 2 से गुणा, जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में किया था वही काम है। 1 को 2 और 0 से गुणा करके आगे लिखा, फिर आगे वाले को दोनों को 0 गुणा करके तीसरे के नीचे लिखा। वैसे ही इसमें लिखेंगे, 2 को 2 और 0 से गुणा करके -1 के नीचे लिखेंगे। तो 2 × 2 + 2 × 0, तो -1 के नीचे 4, और जो इसके नीचे तो 4 लिख दिया, और जो आगे 2 बचा है गुणांक, जो है मतलब तीसरे स्तंभ का योग है, अंतिम स्तंभ का योग है, अंतिम अचर है, उसे वो मान होगा c का। वो मान किसका होगा, c का। तो वो मान अपन ने किसका लिख दिया, c का। तो 2 और 0, 2 को 2 से और 2 को 0 से गुणा करके जोड़ा और -1 के नीचे लिख दिया, और अंतिम जो तीसरे स्तंभ का योग है 2, उसे वो किसका मान होगा, c का मान होगा। फिर पुनः प्रत्येक स्तंभ का योग करते हुए अब 2 स्तंभ बचे, उनका योग कर लेते हैं। तो योग क्या है भाई, 2 और 3। अब 2 और 3 को अपन पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के नीचे लिख देते हैं। 8वां स्टेप क्या है, अब गुणांकों के बाएं पक्ष के स्तंभ में 3 तथा प्रथम स्तंभ के योग के नीचे 0 लिख देते हैं। प्रथम स्तंभ के योग के नीचे। तो अंतिम स्टेप है, उस अंतिम गुणांक 3 अचर b का मान हो। जैसे ऊपर वाले स्टेप में अपन ने योग किया, योग करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, आगे वाली जो सारणी अगले पेज पे वो देख लेना। अगले स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, जो बाएं पक्ष का स्तंभ है उसमें तो 3, और इनका क्या कर देंगे
योग, इनका क्या कर देंगे योग, तो अपने पास आ जाएगा 2 और 3। अब इसमें अपन क्या करेंगे, बाएं स्तंभ में तो 2 के नीचे 3 लिख देंगे और दाएं स्तंभ में 2 के नीचे लिखेंगे 0, और जो अंतिम जो गुणांक है वो क्या होगा, अचर b का मान होगा। अब 2 और 0 का योग कर देंगे, 2 हो गया, और ये 2 जो है वो a का मान होगा। तो ये पूरी क्रियाविधि लिखी, लंबी चौड़ी आपको ज़रूर लगी होगी, पर सीधा सा है। आपको देखो ये सारणी जो मैंने लिख रखी है उसी से समझा देता हूँ। जो आपको बहुपद दे रखा है उसके उच्चतम घात, अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक से शुरू करके अचर तक का मान पहली लाइन में लिखो, और बीच में एक खड़ी लाइन खींच के उसके बाईं तरफ 1 लिख दो। उच्चतम घात का गुणांक है उसके नीचे 0 लिखो। उच्चतम घात का गुणांक है उसके नीचे लिख दिया 0। अब उच्चतम घात का गुणांक और 0 को 1 से गुणा करके फिर जोड़ो, दोनों को गुणा करके फिर जोड़ दिया, और जो मान आया वो अगले गुणांक के नीचे लिख दो। फिर एक स्तंभ बन गया 2 अवयवों का, उनको दोनों को -3 और 2 को अपने 1 से गुणा किया, फिर जोड़ा और 3 के नीचे लिख दिया -1। और जो अचर है, अंतिम जो अचर का मान है वो d का मान होगा। वो किसका मान होगा, d का मान होगा। ठीक है। अब अपन ये 3 स्तंभ आगे, तीनों का योग कर दिया, उनके नीचे लिख दिया, तो मान आया 2 -1 और 2। खड़ी लाइन के बाईं तरफ अपन लिख देते हैं 2, और प्रथम जो स्तंभ है उसका योग आया, उसके नीचे लिख देते हैं 0, लिख दिया। और फिर बाईं तरफ जो 2 लिखा है उससे इस स्तंभ के दोनों अवयवों को गुणा करके जोड़ते हैं और अगले गुणांक के नीचे लिख देते हैं, और जो अंतिम गुणांक होता है वो अगले अचर c का मान होगा। ठीक है, d से पहले वाले अचर का मान होगा। फिर इन दोनों स्तंभ को योग कर दिया तो अपने पास आ गया 2 और 3। खड़ी लाइन के बाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ का जो स्तंभ है उसमें लिख दिया 3, और जो प्रथम स्तंभ का योग था उस 2 आया, उसके नीचे लिख दिया 0, और जो अंतिम गुणांक है वो c के पहले वाले अचर का मान होगा, मतलब b का मान होगा। फिर 2 और 0 का योग कर दिया तो अपने पास आ गया 2, वो होगा जो उच्चतम घात का गुणांक है a, मतलब b से पहले वाला जो गुणांक है a, उसका मान होगा। तो अपने पास a, b, c और d का मान आ गया। तो अपन दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में प्रदर्शित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।